दोस्तों आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसका कि सीधा सीधा असर आपकी पॉकेट पर पड़ने वाला है। आप चाहे किसी भी सेक्टर से बिलोंग करते हो, जीडीपी ग्रोथ रेट आपकी फाइनेंशियल लाइफ को अफेक्ट जरूर करेगा। चाहे वो आपकी सैलरी हो, आपके घरेलू खर्चे हो, एम्प्लॉयमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटी और ना जाने कितनी ही ऐसी फील्ड हैं जो जीडीपी ग्रोथ रेट से डायरेक्टली अफेक्ट होती हैं। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कंट्री में प्रोड्यूस होने वाले सभी गुड्स एंड सर्विस की एनुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी कि चार मेजर कंपोनेंट होते हैं: कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि जीडीपी ग्रोथ रेट किस तरह से हमारी फाइनेंशियल लाइफ को अफेक्ट करती है। इस चार्ट को देखकर आप समझ सकते हैं कि जब लोगों के पास रोजगार नहीं होता तो उनका कम प्रोडक्ट को खरीदना स्वाभाविक है, और जब लोगों की कंजम्पशन में कमी आती है तो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन सेक्टर में मंदी आने लगती है, जिससे कि जीडीपी गिर जाती है और इस वजह से लोगों की जॉब कट्स और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। दोस्तों इंडिया की करंट जीडीपी ग्रोथ रेट 4.5% है, जो कि इंडिया के फाइनेंशियल ईयर 2018 एंड 19 से काफ़ी कम है। आज की इस वीडियो में हम इंडियन जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाने वाले सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर बात करेंगे। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम नीड टू इम्प्रूव। दोस्तों किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए एक अच्छे पॉलिटिकल विजन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो यहाँ सिर्फ वोट बैंक वाली राजनीति चलती है। यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक को लुभाने के लिए नई नई योजनाएं लाती रहती है। हम जानते हैं कि राम मंदिर अयोध्या, कैंडिडेट अमेंडमेंट एक्ट, एनआरसी बिल जैसे बड़े बड़े मसले अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं, लेकिन जिस वक्त देश मंदी के दौर से गुजर रहा था उस वक्त केंद्र सरकार को दूसरे बड़े मसलों जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मसलों पर ध्यान देना चाहिए था। 2016 और 2017 में लागू हुए डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी का भी इकोनॉमी पर गलत इम्पैक्ट पड़ा। गवर्नमेंट का ये दायित्व है कि वो किसी भी योजना या एक्ट को लागू करने से पहले उसके इकोनॉमी पर होने वाले इम्पैक्ट के बारे में ज़रूर सोचे। यू कैन मेक अ डिफरेंस। दोस्तों किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में उस कंट्री के सिटीजन्स भी उतने ही जिम्मेदार होते हैं जितनी की गवर्नमेंट। यहाँ मैं 6 ऐसे पॉइंट डिस्कस करूँगा जिनसे आप इंडियन जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नंबर 1, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड सेव पेट्रोलियम। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि इंडिया हर साल 9800 अरब रुपए का पेट्रोलियम प्रोडक्ट दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। इसका मतलब जब जब आप अपने प्राइवेट व्हीकल्स जैसे कि बाइक और कार यूज करते हैं तब तब आप इंडियन इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो दोस्तों हमें कोशिश करना चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें बजाय अपने प्राइवेट व्हीकल्स के, और छोटी डिस्टेंस के लिए साइकिल का यूज करें तो फिर बात ही क्या है। स्टॉप बाइंग गोल्ड। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इंडियन इंपोर्ट का 27% सिर्फ गोल्ड होता है। हर दिन इंडिया में 950 करोड़ से ज़्यादा का गोल्ड दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट होता है। अगर इंडियंस चाहें तो अपनी गोल्ड कंजम्पशन पर कंट्रोल कर सकते हैं, जिसका हमारे देश की इकोनॉमी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। पे टैक्सेस। दोस्तों गवर्नमेंट फंड का एक बड़ा रिसोर्स आपका टैक्स होता है, जिससे वो इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और दूसरी ज़रूरी सर्विसेज जैसे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, जिसमें कि पुलिस और फायर फाइटर्स भी शामिल हैं, इन सभी ज़रूरतों के लिए गवर्नमेंट आपके टैक्स पर डिपेंडेंट रहती है। इसलिए गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए आपको टाइम पर टैक्स पे करना ज़रूरी है। यूज लेस इलेक्ट्रिसिटी एंड सेव इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि इंडिया हर साल 9.5 करोड़ टन कोयला दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहा है। इससे ये पता चलता है कि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कितनी है। अगर हम चाहें तो इस डिमांड को कम कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को सेव करके और सोलर पावर को अडॉप्ट करके। ये जानकर आपको अच्छा लगेगा कि सोलर पावर इंडस्ट्री इंडिया में तेज़ी से डेवलप हो रही है। दिसंबर 2019 तक देश की सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 33.73 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। एजुकेशन फॉर अंडर प्रिविलेज्ड। आज भी इंडिया में 26% पॉपुलेशन इलिटरेट है। मेरा मानना है कि देश के बच्चों को इंग्लिश और कंप्यूटर की नॉलेज दी जाना बहुत ज़रूरी है। और मेरी आप लोगों से विनती है कि अगर आपको अपने आसपास कोई भी ऐसा बच्चा दिखाई देता है जो फाइनेंशियली वीक है और स्टडी नहीं कर पा रहा है, तो प्लीज़ उसे उसकी स्टडी में सपोर्ट करने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि जब देश का हर एक नागरिक एजुकेटेड होगा तभी वो कंट्री की ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएगा।
लेट्स सपोर्ट वुमेन फॉर जॉब। दोस्तों, आज भी हमारे देश के कुछ हिस्सों में लड़कियों और औरतों की जॉब करने को लेकर गलत मानसिकता बनी हुई है, लेकिन वक्त तेज़ी से बदल रहा है। इंडियन फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गर्ल्स को एक अच्छे करियर तक पहुंचाने में पूरा सपोर्ट करें, जिससे कि वो सेल्फ डिपेंड हो पाएँ और कंट्री की इकोनॉमी को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभा सकें। मेक इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन योर कंट्री। कोई भी इन्वेस्टर किसी कंट्री के बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखता है। स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, स्किल्स एंड कॉस्ट ऑफ लेबर, फ्लेक्सिबिलिटी इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्स रेट्स, country infrastructure and access to raw materials, exchange rate stability and scope of the market। अब अगर अपने देश की करंट सिचुएशन पर नज़र डालें तो आए दिन यहाँ प्रोटेस्ट होते रहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की आपस में तू मैं होती रहती है। इस तरह का एनवायरनमेंट किसी भी इन्वेस्टर को आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज नहीं करता। ये वो टाइम है जब गवर्नमेंट को देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और कंट्री सिटीजन्स को अपनी स्किल्स डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। आज जब फाइनली इंडिया में इंटरनेट रेवोल्यूशन आ चुका है तो ये यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंटरनेट का सही यूज कर अपनी स्किल्स डेवलप करें। और इन्वेस्टर्स को कंट्री में लाने की कोशिश के चलते अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स के लिए अपनी टैक्स रेट यानी कि जीएसटी को कम करती है तो टैक्स कलेक्शन पर बुरा असर पड़ सकता है, लेकिन ये इंडिया में जॉब क्रिएशन के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए जीएसटी काउंसिल को कांस्टेंट डिमांड की कम जीएसटी वाली वस्तुओं पर जीएसटी की रेट्स को बढ़ा देना चाहिए और लो डिमांड की हाई जीएसटी वाली वस्तुओं पर जीएसटी की दरों को कम कर देना चाहिए। इससे टैक्स पेमेंट में होने वाला करप्शन भी कम होगा, साथ ही कंज्यूमर की डिमांड को बढ़ाएगा, जिससे कि बिजनेस को भी प्रमोशन मिलेगा। नंबर 4, एजुकेशन सिस्टम नीड टू इम्प्रूव। दोस्तों, आज भी कॉलेज करिकुलम इंडस्ट्रियल और प्रैक्टिकल ना होकर थ्योरेटिकल है। आज भी हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ जॉब ओरिएंटेड है, जहां स्टूडेंट्स को स्टार्टअप के लिए एजुकेट नहीं किया जाता और सोसाइटी में भी लोगों को एजुकेशन के नाम पर सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर ही मालूम होता है। अब इंडिया जितनी घनी आबादी वाले देश में 140 करोड़ लोगों की आबादी के लिए जॉब क्रिएट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये ज़रूरी है कि कॉलेज और स्कूल में स्टूडेंट्स के स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाए। साथ ही साथ बिजनेस स्टडी और स्टार्टअप से रिलेटेड नॉलेज भी स्टूडेंट्स को दी जानी चाहिए। इंडियन बैंक्स को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लोन देने का काम बैंक करता है, लेकिन अगर देश के बैंकों की हालत ही अगर बैंकरप्टी की कगार पर हो या फिर बैंक मंदी के दौर से गुजर रहे हो तो नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा। इसके लिए इंडियन बैंक्स का मजबूत बेस प्रोवाइड कराना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नीरव मोदी के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक में अंजाम दिया गया 11,396 करोड़ का घोटाला इंडियन बैंक्स के कमज़ोर बैंकिंग सिस्टम का ही एक जीता जाता उदाहरण है। गवर्नमेंट को इस तरह के घोटालों को फ्यूचर में फिर से होने से रोकने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। साथ ही साथ बैंक्स को अपनी लोन स्कीम को बेहतर बनाने के प्रयास करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने वो सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की जो इंडियन इकोनॉमी को बेहतर बनाने में सहायक हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और इसे अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।